सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो पहला टॉपिक जो हमारा इस चैप्टर में दिया है वो क्या है? डिक्लाइन ऑफ द मुग़ल एम्पायर है। तो क्या कॉजेज़ थे जिसकी वजह से मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है? तो पहला है वीक सक्सेसर्स। औरंगज़ेब के बाद जितने भी रूलर्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा कैपेबल नहीं थे, भले वो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हों, चाहे वो मिलिट्री को लीड करने में हो, लीडरशिप की बात हो, तो उतने ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग नहीं थे ऑल ओवर। तो बहादुर शाह वन हो गया इसका एग्जाम्पल, जहांगीर शाह वन, फ़ारूक शियार, मोहम्मद शाह, इन सभी में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव लीडरशिप या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटीज़ नहीं थी। तो ये एक कारण बनता है मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन का। दूसरा है सक्सेशन वॉर्स। जो सक्सेशन वॉर्स होती हैं, मतलब अब राजा कौन बनेगा, अगर एक राजा मर गया तो उसके बाद अब कौन बनेगा। राजा के बहुत सारे बेटे होते थे, 2-3 तो होते ही थे, उससे ज़्यादा ही होते थे। तो अब वो 2-3, 3-4 बेटे मिल के जो है आपस में लड़ाइयाँ करते थे कि मैं बनूंगा कि मैं बनूंगा। तो इन बैटल्स की वजह से क्या हुआ, रिसोर्सेस तो लॉस होता ही है, और तो और इससे सेंट्रल अथॉरिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो एक यूनिटी जो है वो कहीं ना कहीं टूट जाती थी, और उससे ये मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन होने में अपना रोल अदा करता है ये सक्सेशन वॉर। तो इसका एक एग्जाम्पल भी है सक्सेशन वॉर का। ये है कि जब औरंगज़ेब की डेथ होती है अहमदनगर में 1707 में, तो अब कौन बनेगा राजा? तो इसके 3 बेटे थे। तो अब ये इन तीनों में लड़ाइयाँ होती हैं कि मैं बनूंगा कि मैं बनूंगा। तो एक बैटल होती है, बैटल ऑफ जाजौ। ये बैटल ऑफ जाजौ होती है कब? 1707 में, 1707 में होती है बैटल ऑफ जाजौ, जिसमें कि बहादुर शाह जो है वो डिफीट कर देगा आज़म शाह को। कहाँ? आगरा में। तो बहादुर शाह वन ने आज़म शाह को डिफीट कर दिया, और इसी बैटल में आज़म शाह और जो उसके जो 2 बेटे थे आज़म शाह के, वो भी मारे जाते हैं। तो एक रास्ता साफ हुआ बहादुर शाह के लिए कि एक भाई मर गया आज़म शाह। अब दूसरा भी भाई था कमबख्श, कमबख्श नहीं कमबख्श लिखा है। तो कमबख्श ये जो है उसका भाई था बहादुर शाह का। तो बहादुर शाह डेक्कन में जाता है और कमबख्श को जो है कैप्चर कर लेता है। क्यों कर लेता है कैप्चर? क्योंकि कमबख्श ने बीजापुर में डिक्लेयर कर दिया कि मैं अब से दिल्ली का मुग़ल एम्परर हूँ, मैं हूँ एम्परर। तो ये बात उसको पसंद नहीं आती बहादुर शाह को। क्यों? क्योंकि बहादुर शाह को बनना था मुग़ल एम्परर। तो बहादुर शाह ने जो है कमबख्श को जो है हटा दिया, उसको भी अपने रास्ते से। तो इसी तरह कमबख्श की भी डेथ हो गई, और उसके एक और बेटे आज़म शाह की। कौन बचा? बहादुर शाह वन। तो इस तरह से बहादुर शाह वन एम्परर बन जाता है। बहादुर शाह वन को जो है शाह आलम वन भी कहते हैं, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारा सेकंड कॉज था मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन का, कि सक्सेशन ऑफ वॉर्स। तीसरा रीज़न है हमारा, क्या है तीसरा रीज़न? राइज ऑफ नोबल्स और प्रोविंशियल गवर्नर्स। तो क्या था, पहले मुग़ल एम्पायर जो है यूनाइटेड था, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे प्रोविंसेस हुआ करते थे। अब क्या था कि बहुत सारे, क्योंकि अब जो मेन मुग़ल एम्परर होते थे वही कमज़ोर थे, उन्हीं की इतनी अथॉरिटी नहीं होती, उनका कोई ऐसा डर नहीं होता था। उसके वजह से क्या हुआ, निज़ाम उल मुल्क जैसे कि हो गया जिसने हैदराबाद फाउंड किया, मुर्शिद कुली खान जिसने बंगाल को इस्टेब्लिश किया। तो ये कुछ ऐसे गवर्नर्स थे, बहुत सारे प्रोविंसेस होते थे छोटे छोटे। ये सभी प्रोविंसेस मिला के क्या बनाते थे? मुग़ल एम्पायर को। हम यहाँ देख लेते हैं इसको। तो बहुत छोटे छोटे प्रोविंसेस होते थे, ये सब प्रोविंसेस हैं छोटे छोटे। इन्हीं प्रोविंसेस को मिला के क्या बनता था? मुग़ल एम्पायर बनता था। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जब मुग़ल अथॉरिटी डिक्लाइन होने लगी, जब एक वर्चस्व होता है, वर्चस्व नाम की चीज़ होती, तो जो वर्चस्व धीरे धीरे कम होने लगा मुग़ल एम्पायर का या फिर एम्परर का, तो कुछ प्रोविंसेस थे, सब जो प्रोविंसेस हैं उसमें से कुछ प्रोविंसेस अपने आप को करते हैं इंडिपेंडेंट। अब हम ये नहीं है कि यहाँ पे पहले ये गवर्नर हुआ करते थे, है ना, हर एक प्रोविंस का गवर्नर होता था। तो ऐसे ही कुछ प्रोविंसेस थे, उन्होंने अपने आप को, प्रोविंसेस के गवर्नर ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। कह रहे हैं अब हम अपने जो है इस रीजन में खुद जो है एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, और जो डिसीज़न लेंगे वो एम्परर से नहीं पूछेंगे कि हम यहाँ पे ये काम कर सकते हैं कि नहीं। जैसे कि औरंगज़ेब के समय में होता था कि अगर कोई भी काम है
तो बिना पूछे एम्परर से वो नहीं होगा, तो ऑल ओवर वो इंडिपेंडेंट हो गए थे। ठीक, तो निज़ाम उल मुल्क हो गया, मुर्शिद कुली खान हो गया, तो ये सब जो है कुछ छोटे छोटे जो प्रोविंसेस थे वो टूटने लगे और मुग़ल एम्पायर ऐसे ऐसे धीरे धीरे बिखरता गया। चौथा कारण है मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव डिके। मिलिट्री भी मुग़ल आर्मी की अब उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो गई थी। मुग़ल आर्मी के डिक्लाइन का कारण या फिर मुग़ल आर्मी का ब्रिटिशर से हारने का एक कारण ये भी था कि उनकी जो आर्मी थी वो मॉडर्नाइज नहीं थी। उनके पास सिर्फ इन्फेंट्री थी और जो भी वेपन्स थे वो आउटडेटेड थे, पुराने थे। और जो ब्रिटिशर्स के पास थे वो काफ़ी टेक्नोलॉजी से इंस्पायर्ड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इंस्पायर्ड, काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हुआ करते थे वो। तो इसीलिए मुग़ल आर्मी जो है उसके पास अच्छी मिलिट्री नहीं थी। और तो और मुग़ल आर्मी के पास जो मिलिट्री थी भी वो जो है लॉयल नहीं थी, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड नहीं थी। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिसके वजह से मिलिट्री भी उतनी इफ़ेक्टिव नहीं थी, इनएफिशिएंट थी। और तो और करप्शन तो था ही, करप्शन भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। फिफ्थ रीज़न आता है इकोनॉमिक एग्जॉशन। इकोनॉमिक एग्जॉशन आता है रीज़न एक। तो इकोनॉमिक एग्जॉशन में क्या है, कंटिन्यूस वॉर हो रहे थे। औरंगज़ेब के समय में बहुत से वॉर हुए और तो और पेजेंट्स ने रेबेलियन भी किया, पेजेंट्स के रेबेलियन भी हुए, पेजेंट्स के रेबेलियन भी हुए। तो औरंगज़ेब के समय में जब इतनी चीज़ें हो रही हैं, औरंगज़ेब के समय में जब इतनी चीज़ें हो रही हैं, इतनी चीज़ें का मतलब क्या है कि इतने रेबेलियन हो रहे, इतने विद्रोह हो रहे, इतना प्रोटेस्ट हो रहा है। अब ये प्रोटेस्ट कौन करता था, ये जनरली बहुत से पेजेंट रिवॉल्ट हुए थे औरंगज़ेब के समय में। जैसे कि हम एग्जांपल्स देख सकते हैं, एग्जांपल्स में है जाट रिवॉल्ट, जाट रेबेलियन, सतनामी रिवॉल्ट, बुंदेला रिवॉल्ट। और मराठास भी बहुत स्ट्रांग हो गए थे, तो मराठास भी मुग़ल एम्पायर पे अटैक किया करते थे। तो इसकी वजह से अब मुग़ल को भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब मुग़ल को लड़ाई लड़ना है तो आर्मी मेंटेन करना है, वेपन्स तैयार करने हैं और आर्मी के लोगों के लिए खाना रखना है बहुत सारा। तो इन सब में पैसा तो लगेगा ही, अथाह पैसा लगा। तो इसके वजह से ड्रेनेज ऑफ रिसोर्सेज हुआ, मतलब जो रिसोर्सेज एडमिनिस्ट्रेशन या एम्पायर को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होने चाहिए थे या और प्रॉस्परस जो है बनाने के लिए यूज़ होने चाहिए थे, वो रिसोर्सेज जो है कहाँ यूज़ हो रहे हैं, लड़ाई करने में हो रहे हैं। तो रिसोर्सेज का लॉस हुआ। तो इकोनॉमिक रीज़न एक था। लास्ट रीज़न आता है इन्वेज़न। लास्ट क्या है, इन्वेज़न। किसका इन्वेज़न, नादिर शाह का जब इन्वेज़न होता है। और अहमद शाह अब्दाली, ये सब इंडिया के नहीं थे, बाहर से आए थे। तो इन दोनों लोगों ने जब अटैक किया, एक साथ नहीं किया था, अलग अलग किया था। तो नादिर शाह ने जब 1739 में किया और अहमद शाह अब्दाली ने किया, तो इसकी वजह से मिलिट्री जो थी वो थी ही बेकार, उनकी मुग़ल की उतनी इफ़ेक्टिव थी नहीं। तो धीरे धीरे मुग़ल एम्पायर कमज़ोर होता गया। तो ये हमने डिस्कस कर लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि क्या रीज़न थे मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन के। अगर आप लोग चाहें तो इसका एसएस ले सकते हैं। ये पॉइंट वाइज दे रखा है। तो पहला हो जाएगा सक्सेशन वॉर, फिर राइज ऑफ नोबल्स, फिर मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव डीके, फिर इकोनॉमिक लॉस, फिर जो इन्वेज़न था फॉरेन इन्वेज़न। ठीक, अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे। तो इस चैप्टर में कुछ सक्सेसर्स दिए हैं औरंगज़ेब के, 3-4 इम्पॉर्टेंट सक्सेसर हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। बहादुर शाह वन है पहला। क्या है, बहादुर शाह वन के बारे में देखते हैं क्या है। तो बहादुर शाह वन जो था वो बहुत ज़्यादा कैपेबल तो नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत था। तो इसने जो है अपने रिलेशन जो है सुधारने की कोशिश तो की, लेकिन बहुत ज़्यादा सुधार नहीं पाया। और पहली चीज़ अगर हम देखें तो ये औरंगज़ेब की जो भी पॉलिसीज़ थी उसको रिवर्स करना चाहता था। जो भी औरंगज़ेब की पॉलिसी थी वो उसी पे जो है आँख बंद करके नहीं चलना चाहता था कि जो औरंगज़ेब करता था मैं वही करूँगा। कुछ चेंजेस लेके आता है ये। जैसे कि एक, औरंगज़ेब जो है
रिलीजियस इंटॉलरेंट था, मतलब हिंदू चीफ्स को जो है प्रायोरिटी नहीं देता था, हिंदूज़ का सप्रेशन बहुत होता था। तो ये जो है धर्म को लेकर के इतना ज़्यादा कट्टर नहीं था, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी थी। तो अब हम डिस्कस करते हैं मेन पॉइंट। राजपूत और अंबेर के साथ राजपूत स्टेट्स जो थे, ये चाहता था कि बहुत ज़्यादा इसका इफेक्टिव कंट्रोल हो जाए। वो चाहता था बहुत कंट्रोल हो, कि खूब सारा मैं कंट्रोल करूं राजपूत स्टेट्स पे। जैसे कि अंबेर हो गया, अंबेर पे करना चाहता था, मारवाड़ पे। तो राजपूत रूलर जो थे अंबेर के, मेनली अंबेर के राजा थे जय सिंह और मारवाड़ के थे अजीत सिंह। अंबेर के राजा थे जय सिंह, मारवाड़ के थे अजीत सिंह। तो बहादुर शाह क्या करना चाहता था कि जय सिंह को हटा करके उसके भाई विजय सिंह को बना दे। जय सिंह को हटाना चाहता था क्योंकि राजा सवाई जय सिंह अपने समय के बहुत कैपेबल रूलर थे और उनको पता था अगर कोई भी इम्पोर्टेंट और स्ट्रॉन्ग रूलर रहा तो वो कहीं ना कहीं मुग़ल एम्पायर को हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उनको हर्ट करेंगे या फिर उनकी टेरिटरी लेने की कोशिश करेंगे। तो ये था कि जय सिंह को हटा दें। और तो और अजीत सिंह के साथ वो क्या कहता था कि अजीत सिंह को फोर्स किया कि आप मुग़ल अथॉरिटी को एक्सेप्ट करिए, लेकिन अजीत सिंह एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। कहते थे मैं क्यों एक्सेप्ट करूं, मतलब ऑल ओवर वो मुग़ल अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो वो फोर्स कर रहे थे। तो और बहादुर शाह ने जो है बहादुर शाह ने क्या कोशिश की थी, अंबेर जैसी सिटी अंबेर सिटी हो गई और जयपुर सिटी हो गई राजपूत की, तो उसको गैरिसन किया, उसकी किलेबंदी किया, लेकिन वो कर नहीं पाया था क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था राजपूत रूलर्स का। तो ऑल ओवर वो अपना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल बहादुर शाह राजपूत स्टेट्स पे नहीं कर पाता है। तो ये हो गया राजपूत के साथ कैसे रिलेशन थे। तो बहुत खास रिलेशन नहीं थे राजपूत के साथ बहादुर शाह के। मराठास के साथ देखें तो मराठास चाहते थे कि उन्हें सरदेशमुखी और चौथ, मतलब ये दोनों टैक्स कलेक्शन होता है, टैक्स कलेक्शन का एक नाम है। तो डेक्कन रीजन में मराठास को सरदेशमुखी चौथ दोनों मिल जाए मराठास चाहते थे, लेकिन बहादुर शाह ने उनको सरदेशमुखी तो दे दिया कलेक्ट करने का राइट, लेकिन चौथ कलेक्ट करने का राइट नहीं दिया। और तो और वो साहू जो कि एक किंग थे मराठा एम्पायर के या फिर मराठा किंगडम के, तो बहादुर शाह ने ये मानने से मना कर दिया कि ये राइटफुल किंग है, हम नहीं मानते ये मराठा का राजा है। तो इन सब चीज़ों से मराठास को ठेस पहुंचती है। तो इसीलिए बहादुर शाह और मराठास का जो रिलेशन था बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग नहीं था। तो एक हो गया राजपूत, दूसरा हो गया मराठा। अब हम देखते हैं सिख के साथ क्या हाल था। तो सिख के साथ बहादुर शाह के समय में, गुरु गोविंद सिंह के समय में उसने सेटलमेंट कर लिया था। गुरु गोविंद सिंह के समय में उसने पीस सेटलमेंट कर लिया था। और तो और गुरु गोविंद सिंह को एक हाई मनसब भी दिया गया था मुग़ल एम्पायर में। तो गुरु गोविंद सिंह के समय तक तो सब ठीक चलता है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह की जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद बंदा बहादुर के हाथ में सिख की लीडरशिप आती है। तो उसने मराठास के मुग़ल एम्पायर के अगेंस्ट बहुत से कैंपेन्स किए, बहुत सी लड़ाइयाँ की, बहुत से विद्रोह भी हुए। तो ये पसंद नहीं था बहादुर शाह को। तो बहादुर शाह ने खुद जो है सिख के अगेंस्ट कैंपेन शुरू किया और उनको हराने की कोशिश की, उनको तहस नहस कर दिया, उनको सप्रेस करने की कोशिश की। और तो और बहादुर शाह ने लोहगढ़ फोर्ट को भी कैप्चर कर लिया। और ये लोहगढ़ फोर्ट किसने बनाया था? गुरु गोविंद सिंह ने बनाया था। तो लेकिन सिख को सप्रेस करने में बहादुर शाह पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं होता है। इवन लास्ट में क्या होता है, लोहगढ़ फोर्ट सिख वापस ले लेते हैं। किससे वापस ले लेते हैं? बहादुर शाह से। ठीक। अब बुंदेल के चीफ छत्रसाल और जाट के चीफ चुरामन, आई होप यही प्रोनाउंस करते हैं, बुंदेल के छत्रसाल, जाट के चीफ चुरामन, इन दोनों से मुग़ल एम्पायर या फिर मुग़ल एम्परर
शाह आलम वन या फिर हम कहें बहादुर शाह वन, उसके रिलेशन तो ठीक थे इन दोनों से। और इवन जाट चुरामन जो थे, है ना, ये जो चुरामन था इसने बहादुर शाह वन को हेल्प भी किया था। किसके अगेंस्ट? बंदा बहादुर के हराने के लिए इसने हेल्प किया था बहादुर शाह वन को। उसके बाद हम देखते हैं स्टेट फाइनेंस क्या कंडीशन थी। तो स्टेट का जो पैसा था, स्टेट की जो ट्रेजरी, हर एक स्टेट की ट्रेजरी होती है, तो ऐसे ही बहादुर शाह के समय में फाइनेंस सिस्टम कैसे था? तो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत अच्छी नहीं थी। तो ऑल ओवर इसका एडमिनिस्ट्रेशन ओके था। ऑल ओवर इसको वीक एम्परर कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड देख लीजिए, 1707 से 1712 है। तो इसकी जब डेथ होती तो फिर से सिविल वॉर होता है कि अब कौन बनेगा राजा, अब कौन बनेगा राजा। अब तो बहादुर शाह वन के बाद राजा बनता है जहांदर शाह। 1712 में बनता है। तो जहांदर शाह नाम का रूलर था, वीक था, लग्जरी में, कंफर्ट में, पॉम्प लग्जरी में एंगेज रहता था। ऐशो आराम बस इसको चाहिए था। इसको एडमिनिस्ट्रेशन से कोई लेना नहीं देना था। तो मेन एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल था जुल्फ़िकार खान के हाथों में, जो कि वज़ीर था जहांदर शाह का। तो देखते हैं, तो जब ये आता है तो जुल्फ़िकार खान ने एबॉलिश किया जजिया। जयसिंह ऑफ अम्बेर, तो ये रिलेशन जो है ठीक करना चाहता था जहांदर शाह। वो चाहता थे कि भाई ऐसा लग रहा है कि मुग़ल एम्पायर अपने डिक्लाइन के स्टेज में है, तो इसको संभालना होगा। तो जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके साथ रिलेशन भी स्ट्रॉन्ग करने होंगे, अच्छे करने होंगे। तो जो जयसिंह ऑफ अम्बेर थे उनको जो है, वेट अ मिनट प्लीज़, तो जयसिंह ऑफ अम्बेर जो थे उनको टाइटल देता है जुल्फ़िकार खान क्या? मिर्ज़ा राजा सवई। और तो और उसको गवर्नर भी बना दिया जाता है मालवा का। अब देखते हैं, ये राजपूत के साथ था, राजपूत के साथ हो गया। एक राजपूत के राजा जयसिंह। अजीत सिंह के बारे में देखते हैं। अजीत सिंह ऑफ मारवाड़, इनको भी टाइटल दिया जाता है एक महाराजा। तो एक को टाइटल दिया गया मिर्ज़ा राजा सवई और एक को महाराजा। और अजीत सिंह को गवर्नर बनाया जाता है गुजरात का। तो राजपूत के साथ हमने रिलेशन देखी जुल्फ़िकार खान के, या फिर हम जहांदर शाह के कहें। मराठास को जुल्फ़िकार खान ने चौथ भी दिया, चौथ कलेक्ट करने का राइट, सरदेश मुखी कलेक्ट करने का राइट, दोनों का राइट दिया। लेकिन इस कंडीशन पे जहांदर शाह ने मराठास को चौथ सरदेश मुखी कलेक्ट करने का राइट दिया कि पहले मुग़ल ऑफिशियल्स इस टैक्स को कलेक्ट करेंगे, फिर इसको हैंड ओवर किया जाएगा मराठास को। ठीक है। जाट चुरामन के साथ देखें और बुंदेला के साथ देखें, बुंदेला की छत्रसाल, तो दोनों से ही पैसिफिकेशन हुआ था, ठीक थे रिलेशन। लेकिन जहांदर शाह बोले तो जुल्फ़िकार खान के समय में सिख के साथ अभी भी पॉलिसी ऑफ सप्रेशन कंटिन्यू था। बहादुर शाह के समय में भी सिख के साथ रिलेशन नहीं अच्छे थे, कैंपेन जो है वॉर कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था। और जहांदर शाह के समय में या फिर जुल्फ़िकार खान के एडमिनिस्ट्रेशन में सिख के साथ रिलेशन अभी भी नहीं अच्छा था। पॉलिसी ऑफ सप्रेशन मतलब लड़ाइयाँ अभी भी कंटिन्यू थी। जुल्फ़िकार खान थोड़ा बहुत समझदार इंसान था, उसे लगा एटलीस्ट मुग़ल एम्परर जहांदर शाह से तो बहुत ही बेटर था। तो इसको फाइनेंस की चिंता थी कि मुग़ल स्टेट के फाइनेंस के बारे में कुछ सोचना चाहिए, कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, ये जो रेवेन्यू गिर रहा है तो कैसे कंडीशन ठीक किया जा सकता है, फाइनेंस कंडीशन। तो इसने क्या किया, जो जागीर्स होती थी और जो और ऑफिसर्स होते थे, ऑफिशियल्स होते थे कोर्ट के, तो ये जो बढ़ रहे थे, नंबर ऑफ़ जागीर्स बढ़ रहे थे, नंबर ऑफ़ ऑफिसर्स, तो उसको थोड़ा कम करता है, इसको कर्ब करने की कोशिश करता है। इन द सेंस कि बहुत सारी जागीर होती थी, जागीर मतलब लैंड होता है, ठीक है। तो जितनी लैंड जितनी जागीर उतने लोग, क्योंकि हर एक जागीर पे एक जागीरदार होता था, मतलब एक
इंसान होता था। जितनी जागीर होंगी उतना इंसान होगा, जितनी जागीर होगी उतना इंसान होगा, और जितना ज़्यादा इंसान होंगे उतने ज़्यादा उन सबको सैलरी देना होगा। तो जो नंबर ऑफ़ जागीर्स थी वो कम कर दिया ताकि नंबर ऑफ़ जागीरदार भी कम हो जाएं। जागीरदार अगर कम होते गए तो कम जागीरदार होंगे तो कम सैलरी देनी होगी। तो इससे क्या होगा, स्टेट का रेवेन्यू बढ़ेगा। और उसने क्या किया, मनसबदार होते थे, ये तो रब हो गया, हाँ, तो जो मनसबदार होते थे उनसे कहा गया, मनसबदार वो होते थे उनके पास भी बहुत सारी खुद की मिलिट्री होती थी। तो मनसबदार से कहा गया आप ये जो है एक ऑफिशियल कोटा देंगे टाइम पे कि आपके पास कितने ट्रूप्स हैं। ट्रूप्स से मतलब कितनी आर्मी में आपके कितने लोग हैं, कितने घोड़े हैं आपके पास, कितने हाथी, इन सब का आप जो है पूरा ब्यौरा दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि किसी के पास, किसी मनसबदार के पास बहुत ज़्यादा ट्रूप्स हो गए, बहुत ज़्यादा बड़ी आर्मी हो गई, तो कहीं ना ऐसा ना हो कि वो मुग़ल एम्परर को ही हटा दे, वो पावरफुल बन जाए। तो मनसबदार को जो है कोशिश की कि उसको कंट्रोल किया जाए, मनसबदार की पावर को। उसके बाद ये इजारा नाम का जो एक सिस्टम था, रेवेन्यू सिस्टम, या फिर इसको रेवेन्यू फार्मिंग भी कहते हैं या इजारा सिस्टम कहते हैं। तो इजारा सिस्टम इसने इंट्रोड्यूस किया कि स्टेट फाइनेंस इम्प्रूव किया जाए। तो इस सिस्टम में ये था कि जो टैक्स देना होगा, लैंड टैक्स, तो वो स्टेट मतलब मुग़ल स्टेट और किसके साथ होगा, पेजेंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा। तो पेजेंट से पहले एक प्राइवेट इंडिविजुअल कलेक्ट करेगा सारा टैक्स, फिर वो बाद में मुग़ल स्टेट को देगा। तो ऑल ओवर ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती है इजारा रेवेन्यू फार्मिंग। अब देखते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत सक्सेसफुल नोबल था। तो ये वही समय था 18th सेंचुरी जब नोबल्स बहुत पावरफुल होने लगते हैं। हमने ऊपर भी डिस्कस की थी ये बात, डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर में। ये देखिए लिखा है राइज ऑफ नोबल्स। वो जो जुल्फ़िकार खान है जो अभी ये सब डिसीज़न ले रहा है, वो एक नोबल ही था, और आज देखिए वो कितना पावरफुल है, सारे डिसीजंस ले रहा है। तो इसीलिए वो एक मामूली सा नोबल था मुग़ल कोर्ट में, और इतने डिसीजन ले रहा है, इतना पावरफुल है। तो बहुत से और नोबल्स जो थे वो उससे जलते थे। तो जो जलते थे तो वो एम्परर के पास घुसे रहते थे, और वो क्या करते थे, एम्परर वैसे ही ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं था जुल्फ़िकार खान को लेकर के, मतलब जहांगीर शाह और जुल्फ़िकार खान की बहुत ज़्यादा नहीं बनती थी। जब जहांगीर शाह को लगा कि मुझे बहुत ज़्यादा ये कंट्रोल कर रहा है जुल्फ़िकार खान, और ऊपर से ये जो है, ये जो नोबल्स जलते थे जुल्फ़िकार खान से, वो एम्परर के कान भरते थे कि एम्परर साहब ये जो है जुल्फ़िकार खान बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो आपको ही हटा दे और खुद जो है राजा बन जाए। जुल्फ़िकार खान के बारे में सब जो सुनता है तो एम्परर कहता है हाँ यार बात तो सही है, लेकिन बड़ा डरपोक इंसान था। सामने से उसने नहीं कहा मैं वज़ीर को अपने कोर्ट से हटा देना चाहता हूँ। तो कावर्ड इंसान था, डरपोक, भयभीत इंसान था। तो वो सीक्रेटली प्लान करता है कि हम जो है जुल्फ़िकार खान को हटा देंगे, मरवा देंगे, जो भी था। लेकिन जुल्फ़िकार खान को मारने से पहले एम्परर की ही जो है फील्डिंग लग जाती है। कैसे लग जाती है फील्डिंग, कि जो जहांगीर शाह था उसको फ़र्रुखशियार ने हरा दिया था एक बैटल में, आगरा में हरा दिया था 1713 में। जिससे क्या हुआ, 1713 में जहांगीर शाह की कहानी ख़त्म हो गई। जहांगीर शाह की कहानी ख़त्म हो गई दोस्तों। अब उसके पास कोई पावर नहीं, जो थोड़ी बहुत थी, नाम का जो था मुग़ल एम्परर, वो भी अब नहीं था। 1713 में ये हट जाता है, फिर 1713 में जहांगीर शाह की जगह ये फ़र्रुखशियार आ जाता है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा देखते हैं। क्या रीज़न्स थे मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन के, और आगे भी शॉर्ट में कुछ नोट्स दिए हैं कि ऑल ओवर इस चैप्टर में है क्या, हम क्या डिस्कस करेंगे। वो ये छोटा मैंने जो है ये इसने प्रोवाइड किया है आपको, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये रहा, तो मतलब क्या पॉलिसी थी, तो कुछ चीज़ें कॉमन हैं, आगे जो भी
एम्परर्स आते हैं कि राजपूत के साथ उनके रिलेशन कैसे हैं, आप बता दीजिए। मराठास के साथ कैसे रिलेशन थे, सिख के साथ कैसे रिलेशन थे, तो ये चीज़ें आप डिफाइन कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं ओवर होता है, और अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हैव अ गुड डे।